मैं पिछले कुछ दिन से क्यूएसआर कंपनीज को डिटेल में पढ़ रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडस्ट्री शायद अगले 3-4 साल में इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू क्रिएशन कर सकती है। सारी क्यूएसआर कंपनीज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 3 कंपनीज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। पहली है सैफायर फूड्स, दूसरी वेस्टवर्ल्ड्स और तीसरी बारबेक्यू नेशन। इन तीनों ही कंपनीज के बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हम फोकस करेंगे सैफायर के बारे में। सैफायर का बिजनेस क्या है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे नजर आ रहे हैं, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है, टेक्निकली स्टॉक कैसा लग रहा है और मैं इस स्टॉक में कब बाइंग करूंगा। इन सब बातों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम चिराग है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस सैफायर का बिल्कुल सिंपल है। यम ब्रांड की फ्रेंचाइजी है सैफायर इंडिया के अंदर। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट क्यूएसआर प्लेयर इन द कंट्री। इनके पास यम की 3 ब्रांड्स हैं, केएफसी, पिज्जा हट और टाको बेल। और ये ऑपरेट करते हैं 3 ज्योग्राफीज में, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स में। मालदीव्स का बिजनेस बड़ा छोटा सा है, लेकिन श्रीलंका का बिजनेस इज क्वाइट सब्सटेंशियल, क्योंकि सैफायर इज द बिगेस्ट क्यूएसआर चेन इन श्रीलंका। वहां पर सैफायर पिज्जा हट और टाको बेल चलाती है। पिज्जा हट इज लाइक अ डोमिनोज ऑफ श्रीलंका, वहां पर बहुत पॉपुलर है और श्रीलंका की बिगेस्ट क्यूएसआर चेन है पिज्जा हट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट 3-4 साल में श्रीलंका की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई है। ऑन टॉप ऑफ इट देयर वाज अ पॉलिटिकल क्राइसिस दैट वाज गोइंग ऑन। सो लास्ट 3-4 साल में सैफायर स्ट्रगल कर रहा है अपने ग्रोस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन को प्रोटेक्ट करने में। श्रीलंका में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो 22% हुआ करती थी श्रीलंका बिजनेस की, आज वो घट के सिर्फ 10% हो गई है। हाउएवर नई गवर्नमेंट श्रीलंका में आ गई है और ऐसा लगता है कि कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फ्रॉम हियर ऑन। इंडिया में सैफायर के पास केएफसी और पिज्जा हट है। इसके अलावा यम की दूसरी फ्रेंचाइजी देवयानी, जिसके पास भी केएफसी और पिज्जा हट के राइट्स हैं इंडिया के अंदर। हाउएवर इनकी ज्योग्राफी टोटली डिफरेंट है, यानी यम ने सेपरेट कर रखा है कि किस ज्योग्राफी में सैफायर वर्क करेगा और किस ज्योग्राफी में देवयानी वर्क करेगा। अगर केएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कह सकते हैं कि देवयानी और सैफायर के बीच में 50-50% डिस्ट्रीब्यूशन है ज्योग्राफिकल एरिया का, क्योंकि सैफायर के पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। अगर आप एनसीआर में देखेंगे तो दिल्ली का बिजनेस तो सैफायर के पास है, लेकिन जो एनसीआर का रीजन है जिसमें नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव है, वहां पर फ्रेंचाइजी रन करता है देवयानी। लेकिन अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि केएफसी का बिजनेस देवयानी और सैफायर के बीच में ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के अंदर। सो टैम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट दोनों कंपनीज का ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ केएफसी। हाउएवर पिज्जा हट में कहानी डिफरेंट है। देवयानी के पास कहीं ज्यादा एरिया है इन कंपैरिजन टू सैफायर। आई वुड से कि 65% के आसपास जो एरिया है वो देवयानी इंटरनेशनल के पास होगा और सिर्फ 35% है सैफायर के पास। इसके अलावा जो छोटे स्टोर हैं, जो डिलीवरी फोकस्ड पिज्जा हट के स्टोर्स हैं, वो सिर्फ देवयानी खोल सकता है इंडिया के अंदर। सैफायर को ओमनी चैनल स्टोर्स खोलने पड़ते हैं, यानी जो स्टोर्स रिलेटिवली बड़े होते हैं, जहां पर आप डाइन इन और डिलीवरी दोनों पर फोकस करते हैं। तो केएफसी के बिजनेस में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देवयानी का अपर हैंड है इन कंपैरिजन टू सैफायर। हाउएवर मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर सैफायर, क्योंकि पिज्जा हट जो ब्रांड है ना, वो बहुत प्रॉफिटेबल ब्रांड नहीं है। इन्होंने डोमिनोज के साथ इंडिया में एंट्री की थी, लेकिन दे आर स्ट्रगलिंग इन दिस कंट्री राइट नाउ। अगर ज्यादा एरिया देवयानी के पास है तो जो नंबर ऑफ न्यू पिज्जा हट स्टोर्स हैं वो देवयानी को ज्यादा खोलने पड़ेंगे इन कंपैरिजन टू सैफायर। और सैफायर का जो रेवेन्यू और इबिटा कंट्रीब्यूशन है वो केएफसी से ज्यादा आता है, यानी ज्यादा परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम केएफसी। और केएफसी इज फार मोर प्रॉफिटेबल ब्रांड देन पिज्जा हट इन दिस कंट्री। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सैफायर को कम पिज्जा हट की ज्योग्राफी मिलने का अल्टीमेटली कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो देवयानी और सैफायर का जब भी आप बिजनेस पढ़ो तो केएफसी पर फोकस करो कि वहां पर कितनी ग्रोथ आ रही है, क्योंकि मार्जिन्स भी वहां पर ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी वहां पर कहीं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पिज्जा हट। अब सवाल उठता है कि ग्रोथ कहां से आएगी, एक्सपेंशन कैसे होगी।
जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि आज के दिन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तो किसी भी कंपनी में नहीं आ रही लास्ट 1.5 साल से। तो वो ग्रो कैसे कर रही हैं? ग्रो कर रही हैं अपने स्टोर एक्सपेंशन से। और सैफायर के केस में स्टोर एक्सपेंशन हो रहा है केएफसी में। पिज्जा हट में जैसा कि मैंने आपको बताया, इट्स नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल ब्रांड। लास्ट 3 साल में केएफसी के स्टोर लगभग 25 से 30% CAGR से ग्रो किए हैं फॉर सैफायर। फॉर एग्जांपल, Q2 FY25 में सैफायर ने 23 न्यू स्टोर्स खोले हैं, जिनमें से 19 केएफसी है। पिज्जा हट के सिर्फ 3 स्टोर खोले इन्होंने। तो कंपनी का सारा फोकस केएफसी के ऊपर है, और एज अ इन्वेस्टर हमारा फोकस भी केएफसी पर होना चाहिए। उसके अलावा कंपनी अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स को इंप्रूव करने के लिए स्टोर्स के साइज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रही है। 2019 में जो इनकी एवरेज स्टोर का साइज हुआ करता था, आज के दिन में केएफसी के जो नए स्टोर खुल रहे हैं वो 45% स्मॉलर है इन साइज इन कंपैरिजन टू 2019 का साइज। लगभग 1500 स्क्वायर फीट के आसपास इनका एवरेज केएफसी का स्टोर का साइज होता है। अगर स्टोर का साइज छोटा हो रहा है तो क्या होता है? आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होने लग जाती है। उसके बाद कंपनी फोकस कर रही है डिलीवरी के ऊपर। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, अगर डिलीवरी बिजनेस बढ़ता है आपका, तो आपके मार्जिन्स इंच अप होने लग जाते हैं। ROCE 2019 में लगभग 20% के आसपास हुआ करती थी फॉर केएफसी स्टोर्स। आज के दिन में वो इंक्रीज होकर 40% तक भी हो गई है फॉर मैच्योर स्टोर्स। नए स्टोर्स में ROCE थोड़ी कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे स्टोर्स मैच्योर होते चले जाते हैं उनकी ROCE इंप्रूव होने लग जाती है, 40% तक भी चली जाती है इन केस ऑफ केएफसी। लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने बहुत एग्रेसिवली केएफसी स्टोर्स खोले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में भी केएफसी के जो नए स्टोर्स हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे। हाउएवर, चांसेस हैं कि स्पीड उतनी ज्यादा ना हो जितनी पिछले 3 साल में थी, क्योंकि आज के दिन में पूरी इंडस्ट्री डाउनटर्न से गुजर रही है। और जब भी पूरी इंडस्ट्री पे प्रेशर बढ़ता है तो कंपनीज कॉशियस हो जाती हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी वो नए स्टोर्स खोल रहे हैं उनको मैच्योर होने का उन्हें टाइम देना है। जैसे जैसे जो नए स्टोर्स हैं वो मैच्योर होंगे, जो कंपनी के केएफसी के मार्जिन्स हैं वो 20% से ऊपर जाने लग जाएंगे, और मार्जिन्स जब 20% से ऊपर जाने लग जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट उनकी नए स्टोर्स खोलने की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो यानी मैनेजमेंट फोकस कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी पर भी और नए स्टोर्स खोलने पर भी। हाउएवर, नए स्टोर्स एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएंगे। आई थिंक फ्यूचर में 14% या 15% के आसपास तो नए स्टोर्स की केएफसी की ग्रोथ होनी ही चाहिए। अगला ट्रिगर ऑफ ग्रोथ मुझे ऐसा लगता है इस कंपनी में श्रीलंका का बिजनेस है। देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी इकोनॉमिक सिचुएशन आती है ना किसी कंट्री के अंदर, तो जो छोटे प्लेयर्स होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्राइसिस के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका का जो सैफायर का बिजनेस है वो इस मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद और भी स्ट्रॉन्गर होकर उभरेगा। श्रीलंका में नई गवर्नमेंट आ गई है और इन्फ्लेशन भी आहिस्ता आहिस्ता काबू में आने लग गई है। कोविड से पहले श्रीलंका का बिजनेस 22% मार्जिन का बिजनेस था, आज वो मार्जिन घट के 10% रह गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से रास्ता श्रीलंका का सिर्फ ऊपर की तरफ है। श्रीलंका के मार्जिन यहां से इंप्रूव ही होंगे, डिक्रीज होने के चांसेस रिलेटिवली कम है। पिज्जा कैटेगरी इन इंडिया मैं बहुत बुलिश नहीं हूं, क्योंकि पिज्जा हट एज अ ब्रांड हैज स्ट्रगल्ड इन दिस कंट्री फॉर लास्ट मेनी इयर्स, और दोबारा पिविट करके उसको रीब्रांड करके आप लॉन्च करोगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा स्कोप है वहां पर ग्रोथ का। देखिए, एक बात को ध्यान रखिएगा कि QSR चेन्स आज के दिन में बहुत बुरे समय से गुजर रही हैं। सारी QSR चेन्स डिमांड के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड आहिस्ता 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 कम हो गई है। तो जब तक ये पूरी डिमांड रिवाइव नहीं होगी ना, डिमांड एनवायरनमेंट रिवाइव नहीं होगा ना, तब तक कोई भी प्लेयर इंक्लूडिंग सैफायर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर हमको एक्चुअल ट्रिगर्स देखने हैं ना इस इंडस्ट्री में, तो हमको मैनेजमेंट की कमेंट्री को बहुत क्लोजली फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा होने लग जाएगा ना, तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है ना वो भी पॉजिटिव होने लग जाएगी। आज के दिन में बहुत नेगेटिव कमेंट्री है सारी मैनेजमेंट्स की। तो रियल ग्रोथ कंपनी में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ तभी आएगी जब डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा होगा। एज अ इन्वेस्टर हमें साइड में बैठकर बस ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि ये डिमांड एनवायरनमेंट कब पिकअप होगा, और जैसे ही हमें फर्स्ट साइन ऑफ पिकअप नजर आएगा हम इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। एटलीस्ट मेरा तरीका तो इन्वेस्ट करने का यही है। अब टेक्निकल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, 2021 से जितने भी QSR प्लेयर्स थे ना उनकी बुरी हालत है। किसी का भी चार्ट उठा के देख लीजिए, आपको नजर आएगा कि वो स्टॉक सिर्फ नीचे ही जा रहा है।
लेकिन सैफायर के केस में हमें एक रे ऑफ होप नजर आती है। कंपनी ने शेयर मार्केट में डेब्यू किया था 2021 में। उसके बाद शेयर प्राइस आज के दिन में लगभग 25-30% से ऊपर है। कंपनी लास्ट 6 क्वार्टर्स में खराब रिजल्ट पे खराब रिजल्ट पे खराब रिजल्ट देती जा रही है, लेकिन स्टॉक ब्रेकडाउन नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल्स बहुत खराब होने के बावजूद भी टेक्निकली स्टॉक हमें कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। यानी स्टॉक ने जो बेस फॉर्मेशन करनी थी ना, वो बेस फॉर्मेशन कर ली। ये स्टॉक एक ट्रेडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है आज के दिन में, जिसका स्लोप बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फंडामेंटल ट्रिगर्स आने लग गए, डिमांड रिवाइव हो जाती है, तो कंपनी इस ट्रेडिंग चैनल को ऊपर की तरफ हाई वॉल्यूम से ब्रीच आउट कर सकती है। ऐसी मेरी उम्मीद है। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें सैफायर को देखना है तो हमें कंपेयर करना होगा देवयानी के साथ, क्योंकि बिजनेस मॉडल सेम है। वो भी वही फ्रेंचाइजी रन करते हैं और ये भी वही फ्रेंचाइजी रन करते हैं। लेकिन अगर हम इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स देखते हैं ना, तो हमें नजर आता है कि देवयानी इज 50% मोर कॉस्टली, मोर ओवर प्राइस्ड देन सफायर इन दिस मार्केट। यानी देवयानी को मार्केट कहीं ज्यादा प्रीमियम दे रही है इन कंपैरिजन टू सफायर। ऐसा क्यों है? रीजन नंबर 1, उनके पास ज्योग्राफी ज्यादा है। रीजन नंबर 2, देवयानी के पास ऑप्शनैलिटी ज्यादा है, जैसे KFC का जो इनका थाईलैंड का बिजनेस है। रीजन नंबर 3, प्रोमोटर ग्रुप। देवयानी का जो प्रोमोटर ग्रुप है RJ ग्रुप, वो वही प्रोमोटर ग्रुप है जो वरुण बेवरेजेस का है। यानी मार्केट को उनकी एग्जीक्यूशन पे बहुत ज्यादा भरोसा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सैफायर इज अ प्रोफेशनली रन कंपनी। इंडिया में आज के दिन में प्रोफेशनली रन कंपनीज को रिलेटिवली कम प्रीमियम मिलता है। ये हमने सेमी होटल में भी देखा था। और एक और बहुत बड़ी समस्या है सैफायर में। लास्ट 3 साल में लिस्ट होने के बाद प्रोमोटर ग्रुप सैफायर में लगातार सेलिंग कर रहा है। इन सब समस्याओं को देखते हुए मार्केट देवयानी को ज्यादा प्रीमियम देती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये 50% हाई प्रीमियम देना इज नॉट फेयर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि या तो देवयानी की वैल्यूएशन कम होनी चाहिए या फिर सैफायर की वैल्यूएशन यहां से बढ़नी चाहिए। क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्योंकि आज के दिन में दोनों ही कंपनीज के जो मार्जिन्स है ना, वो इक्वल है। जब IPO आया था ना, तो सबको ये उम्मीद थी कि देवयानी ज्यादा बेटर मार्जिन्स पे ऑपरेट करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। KFC के जो मार्जिन्स देवयानी के हैं, वही मार्जिन सैफायर के हैं। ऐसा ही पिज्जा हट में है। पिज्जा हट ना देवयानी के लिए परफॉर्म कर रहा, ना सैफायर के लिए परफॉर्म कर रहा। तो मार्जिन कहीं ना कहीं दोनों कंपनीज के कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो प्रोमोटर्स की सेलिंग थी, मुझे ऐसा लगता है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि प्रोमोटर्स ने एक मिनिमम शेयर होल्डिंग ऑब्लिगेशन साइन कर रखा है, जिसके अकॉर्डिंग उनका शेयर इन द सैफायर कंपनी कैन नॉट गो बिलो 25% विदाउट द परमिशन ऑफ यम फ्रेंचाइजी। आज के दिन में प्रोमोटर्स का जो शेयर है वो लगभग 26% के आसपास है। यानी 1% के आसपास और सेलिंग हो सकती है ज्यादा से ज्यादा प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से। और जब प्रोमोटर सेल नहीं करते या बड़ा शेयर होल्डर सेल नहीं करता, तो जो स्टॉक की सप्लाई है ना, वो बहुत ज्यादा नहीं होती। और सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं होती तो स्टॉक पे डाउनवर्ड प्रेशर नहीं होता। तो इन दोनों पॉइंट की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस सैफायर की इंप्रूव होनी चाहिए फ्यूचर में। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के प्रोमोटर्स पिछले 3 साल से लगातार भेज रहे हैं, लेकिन स्टॉक नीचे नहीं जा रहा। स्टॉक उसी चैनल में ट्रेड कर रहा है, विच इज अगेन अ बुलिश साइन। इसका मतलब यह है कि सेलिंग कितनी भी ज्यादा हो रही है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हैं, जो खरीदे जा रहे हैं। यह भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है फॉर फ्यूचर स्टॉक एक्शन। अब सवाल उठता है कि मैं इस स्टॉक में क्या कर रहा हूं, मैं इस स्टॉक में कब बाइंग करूंगा? तो इसका आंसर ये है कि मैं इस स्टॉक में जब बाइंग करूंगा जब हमारे पास या तो टेक्निकल ट्रिगर्स आ जाएंगे या फिर फंडामेंटल ट्रिगर्स आ जाएंगे। आज के दिन में मैं सिर्फ ट्रैकिंग पोजीशन इस स्टॉक में बना रहा हूं। बात को इस तरीके से समझिए कि फंडामेंटल्स पूरी QSR मार्केट के बहुत खराब है, सैफायर के भी खराब है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ या तो जीरो है या नेगेटिव आ रही है पिछले 6 क्वार्टर से। तो फंडामेंटल ट्रिगर तो कोई भी नहीं है आज के दिन में कंपनी में। हमें नहीं पता कि वो फंडामेंटल ट्रिगर्स कब आएंगे। हो सकता है उनको आने में 1 साल लग जाए, हो सकता है उनको आने में 2 साल लग जाए। आएंगे जरूर, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मैंने इस स्टॉक में ट्रैकिंग पोजीशन बनाई है। शायद ये स्टॉक जब ट्रेडिंग चैनल पे बॉटम लाइन के आसपास आएगा तो मैं थोड़ी बहुत और बाइंग कर लूंगा, लेकिन मेरी बाइंग सब्सटेंशियल नहीं होगी। मैं सब्सटेंशियली कब बाय करूंगा? जब
सारी कंपनीज की मैनेजमेंट की कमेंट्री बुलिश हो जाएगी, सभी की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आहिस्ता 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 इंप्रूव होने लग जाएगी। हमें नहीं पता कि अगले क्वार्टर में वो ग्रोथ क्या पता और भी ज्यादा नीचे चली जाए, ऐसा हो सकता है। एज अ इन्वेस्टर मैं किसी ऐसे स्टॉक को लेकर नहीं बैठना चाहता जिसमें ग्रोथ अगले 2 साल तक या 3 साल तक आए ही ना। वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है किसी इन्वेस्टर के लिए, और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, क्योंकि वो फंड मैं किसी और फास्ट ग्रोइंग स्टॉक में लगा सकता था। तो मेरा गेम प्लान क्यूएसआर इंडस्ट्री के लिए और सैफायर के लिए ये रहेगा कि मैं यहां पर एक ट्रैकिंग पोजीशन बनाऊंगा जब तक कोई टेक्निकल ट्रिगर ना आ जाए। टेक्निकल ट्रिगर कब आ जाएगा? टेक्निकल ट्रिगर जब आएगा जब हाई वॉल्यूम से सैफायर इस चैनल को ब्रीच करेगा ऊपर की तरफ, और शायद टेक्निकल ट्रिगर्स विल बी फॉलोड बाय फंडामेंटल ट्रिगर्स। जब फंडामेंटल्स अच्छे होने लग जाएंगे तो टेक्निकल ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली आने लग जाएंगे। मैं उस टाइम का इंतजार कर रहा हूं, बजाय कि स्टॉक का बॉटम पकड़ने की। बॉटम पकड़ना ऑफ एनी स्टॉक इज वेरी डिफिकल्ट। 280 290 के पास अगर स्टॉक जाता है तो मैं इसमें थोड़ी बहुत बाइंग करूंगा और फिर करूंगा इंतजार कि कब हमें टेक्निकल और फंडामेंटल ट्रिगर्स दिखाई देते हैं। जब भी मुझे फंडामेंटल ट्रिगर्स नजर आएंगे मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने जरूर आऊंगा। चलो अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।